नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। विधानसभा का बजट सत्र स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट को निराशाजनक बताकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। 18 मार्च तक चलना था बजट सत्र, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन पहले ही सत्र को स्थगित कर दिया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद धामी सरकार ने देर रात विभागवार 30 अनुदान मांगों की राशि को बिना किसी चर्चा के आनन फानन में स्वीकृत करा दिया। इसके बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2023 को प्रस्तुत किया और इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407 करोड़ रुपए का बजट बनी मत से पारित हो गया और उसके बाद 10 बजे सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, बजट को निराशाजनक बताया गया और इसके साथ ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दी, जिसके चलते विधानसभा का जो बजट सत्र है 2 दिन पहले ही स्थगित हो गया। देखिए, जो समय तय किया गया था उस समय के अनुरूप बजट सत्र का संचालन नहीं हो पाया और पहले से जो कार्य मंत्रणा की समिति में की बैठक में जो प्रारूप तैयार किया गया था कि सत्र के दौरान क्या क्या विधायी कार्य होंगे, वो 2 बैठकें हुई थी। सत्र को आगे चलाने की मांग लगातार विपक्ष के विधायक कर रहे थे, लेकिन सत्र को देर रात जो है मुख्यमंत्री के भाषण के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ऐसे में जो तमाम सवाल सत्र के अंदर जिन पर चर्चा होनी थी या जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता था, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई है। क्योंकि बजट सत्र था और बजट का जो विनियोग विधेयक है, जैसे ही वो सदन में पारित हुआ उसके बाद जो है फिर आगे की कार्रवाई करते हुए सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और विपक्ष इससे खासा नाराज नजर आ रहा है। विपक्ष के तमाम ऐसे सवाल थे जिन पर विपक्ष चाहता था नियमों के तहत चर्चा हो और उन मुद्दों पर पीठ की तरफ से खास तौर पे कोई पहल हो या दिशा निर्देश दिए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जो समय तय किया गया था उस समय सीमा में के पूरे समय में भी सत्र का संचालन नहीं हो पाया। लिहाजा विपक्ष नाराज नजर आ रहा है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष की नाराजगी साफ देखी जा रही है और जो उम्मीद विपक्ष को थी, प्रदेश के जनमानस को थी, बजट के समय की अगर हम बात करें तो वो समय पूरा नहीं चल सका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के सवाल जो हैं वो अभी भी लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल सोनू, विपक्ष जो सवाल हो लगातार उठ रहे हैं और समय से पहले जो कार्यवाही है वो स्थगित करती गई। ऐसे में जिस तरह से विपक्ष निराशाजनक बता रहा है बजट को, बजटीय प्रावधानों को राज्य के विकास के लिए भी नाकाफी बताया गया है, लेकिन अगर उत्तराखंड की जनता की बात की जाए तो वो इस बजट को किस नजर से देख रही है? देखिए, सत्ता और विपक्ष इनके आरोप सियासी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बजट के आंकड़ों पर और बजट के प्रावधानों पर अगर हम गौर करें तो ये एक संतुलित बजट कहा जा सकता है। आम जनमानस के लिए हितकारी बजट कहा जा सकता है और इस बजट में सभी प्रावधानों पर फोकस किया गया है। समाज के हर तबके पर फोकस किया गया है, विकास की योजनाओं पर फोकस किया गया है और खास तौर पर जो आम जनमानस से राय शुमारी की थी सरकार ने अलग अलग विकल्पों के माध्यम से बजट सत्र शुरू होने से पहले, और मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने स्वयं जनसंवाद किया था और अलग अलग सेक्टर के जो जानकार लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे सीधे सीधे संवाद किया था। उसके बाद जो सुझाव सरकार को मिले थे उन सुझावों को भी इस बजट में शामिल किया गया है। तो सरकार और खास तौर पर आम जनमानस इसको एक जो है संतुलित बजट मान रहा है और बजट के जो प्रावधान है वो सरकार के और जनता के लिहाज से माकूल माने जा रहे हैं। विपक्ष इसको आंकड़ों की बाजीगरी करार दे रहा है, लेकिन इस बजट का देखना होगा कि इस बजट में जो बजटीय वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, इन व्यवस्थाओं का, इन योजनाओं का आने वाले समय में आम जनमानस को कम से कम समय में आखिर कैसे लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल सोनू, इस बजट को काफी ज्यादा संतोषजनक बताया जा रहा है और देखने वाली बात होगी विपक्ष आके और क्या कुछ मुद्दे उठाता है, क्योंकि जिस तरह से इस बजट को लेकर निराशा देखने को मिली विपक्ष में, बजटीय प्रावधानों को राज्य के विकास के लिए नाकाफी भी बताया गया और इसके साथ ही जिस तरह से इस बजट को लेकर वॉकआउट किया गया निराशाजनक बताने के बाद,
और बजट जो विधानसभा का बजट सत्र है वो समय से पहले स्थगित कर दिया गया। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी गई है। धामी सरकार ने नीति को मंजूरी दी। उत्तराखंड में पर्यटन को अब बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन प्राप्त होंगे। पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई है। निवेशकों को सरकार अब प्रोत्साहित भी करेगी। चलिए इस पूरी नीति को समझने का प्रयास करेंगे संवाददाता सोनू से। सोनू, नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, बेरोजगार थे, एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार के साधन भी मिलेंगे। देखिए, इस नीति पर यदि हम गौर करें तो ये कह सकते हैं कि इस नीति का जो प्रारूप अभी हमें मालूम हो पाया है वो आने वाले समय में जी सोनू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आपको बता दें कि तकनीकी खामी के चलते फिलहाल हमारा जो संपर्क है वो संवाददाता से टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत सरकार ने जिस क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी, राज्य में जो निवेशक हेली टूरिज्म, कैरावैन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कैब ऑपरेटर के इलेक्ट्रिक वाहनों में पूंजी निवेश करेगा, उसे सरकार 100% सब्सिडी देगी। बता दें कि 2018 की अगर हम बात करें तो पर्यटन नीति में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर मात्र 10% अनुदान का प्रावधान था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 7 प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगाई गई, जबकि एक प्रस्ताव स्थगित किया गया। मंजूर की गई नई पर्यटन नीति के तहत कौशल प्रशिक्षण, विपणन और अप्रशिष्ट उपचार के क्षेत्र में निवेश करने पर 25 से 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, यानी अगले 7 साल 2030 तक प्रभावी रहेगी। पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया को और आसान और बेहतर बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वेबसाइट पर निवेशकों के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पात्रता प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा। इसके साथ ही जो पुराने निवेशक होंगे उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। पूंजी का सब्सिडी का लाभ उन पुराने निवेशकों को भी दिया जाएगा जो अतिथि इकाइयों का विस्तार करना चाहते हैं। प्रत्येक निवेशक परियोजना की अर्हता के लिए निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। इसके अलावा 2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन को भी मंजूरी दे दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां बेरोजगारों पर मुकदमे अब वापस लिए जाएंगे। धामी सरकार ये मुकदमे वापस लेगी। सीएम ने युवाओं पर लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता चलिए फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि बेरोजगारों पर जो मुकदमे दर्ज थे अब धामी सरकार उनको वापस लेने जा रही है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज की गई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से विपक्ष ने भी जमकर इसका विरोध किया था और अब जाकर इस पूरे मामले पर सीएम का बयान भी सामने आया। सीएम ने कहा है कि जो बेरोजगारों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, लाठीचार्ज की गई थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और अब उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, इस मामले को लेकर अब कहीं जाकर सीएम का बयान सामने आया और सीएम ने इस लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया है और ये भी ऐलान कर दिया है कि बेरोजगारों पर जो मुकदमे दर्ज किए थे वो भी वापस लिए जाएंगे। देखिए, ये मामला काफी चर्चाओं में रहा है और इससे संबंधित तमाम अपडेट्स हमने लगातार आपने और हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं। और चूंकि मामला काफी गंभीर था और इस मामले ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था, तो ऐसे में उस वक्त भी सरकार ने इस बात को कहा था कि जिन्होंने पत्थरबाजी की है इस दौरान, और खास तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले बाहरी तत्व के लोग हैं, उन पर सरकार एक्शन लेगी, जांच की जाएगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और खास तौर पर जो युवा हैं उनको रोजगार देने की कोशिश सरकार कर रही है। और जो बेरोजगार हैं उनके लिए न सिर्फ भर्ती खोली जा रही है बल्कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। और पहले
जो सरकारें रही हैं उस समय पर जो तमाम परीक्षाओं में धांधली आई है, फर्जीवाड़े हुए, पेपर लीक के मामले सामने आए, उसमें तमाम जो आरोपी हैं उनको न सिर्फ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है, बल्कि जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर गैंगस्टर की धाराओं में जो मुकदमे हैं वो दर्ज कर उनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क करने के लिए भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और तमाम ऐसे आरोपी हैं जिनकी संपत्ति की जांच कर और उसको सरकार में निहित किया जा रहा है। तो तमाम ये व्यवस्थाएं चली आ रही थी और अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से इस बात को कहा है कि जो युवाओं पर लाठीचार्ज के दौरान मुकदमे हुए थे, उन युवाओं के खास तौर पे जो परीक्षा देने वाले युवा हैं उनके मुकदमे वापस किए जाएंगे और जो इसमें राजनीति करने वाले हैं या दूसरे बाहरी क्षेत्रों के जो युवा हैं उनके मुकदमे वापस नहीं होंगे। और इस पूरे के पूरे मामले को एक बार फिर मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर इस बात को कहा है कि मामला पूरा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यही वजह है कि सरकार जो है इस पूरे मामले में पारदर्शी व्यवस्थाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से जो है सख्त नकल विरोधी कानून लाई है। और जब से ये कानून विशेष अधिकारों के तहत मुख्यमंत्री ने सरकार ने इस कानून को लागू किया है, तब से ही जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, परीक्षाओं में धांधली की सूचनाएं सामने नहीं आई है। बिल्कुल सोनू, लगातार सरकार अब नकल रोकने के लिए काम कर रही है, प्रयास कर रही है और पारदर्शिता लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही विधानसभा में सीएम ने घोषणा की है कि उन बेरोजगारों से मुकदमे वापस होंगे जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और दावा किया है कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई है। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर समान नागरिकता संहिता का जो ड्राफ्ट है वो तैयार होगा। ड्राफ्ट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। जुलाई महीने तक तैयार किया जाएगा ड्राफ्ट। तय समय सीमा में ड्राफ्ट तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अब जल्द लागू होगी। सोनू, ये पहले ड्राफ्ट मई तक तैयार होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर जुलाई तक कर दिया गया है। देखिए, सरकार का फोकस तो यही है कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि जो कमेटी गठित की गई है इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए, कुछ हितधारकों से राय मशवरा लिया गया। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में शिविरों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से खास तौर से लोगों की राय ली जा रही है और उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। क्योंकि कई दौर की कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। लगातार शासन के उच्च अधिकारी से समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है। अब सरकार ने इसका समय जो है जुलाई तय किया है। जुलाई माह तक जो है इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जैसे ही उत्तराखंड में लागू होगा, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसमें समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लागू होगा। और तमाम जो घटनाएं, तमाम जो वारदात सामने आ रही थी, इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और आने वाले समय में कानून के रूप में हम इसको देख पाएंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में हम अब इसे एक कानून के रूप में जल्द देख पाएंगे, क्योंकि समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है। इसका काम भी काफी तेजी से शुरू है। जुलाई महीने तक ये उम्मीद की जा रही है ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। तय सीमा में ये ड्राफ्ट जो है वो तैयार होगा और उत्तराखंड देश का ऐसे में पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड ने परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विपक्ष ने जांच की मांग पर आंदोलन शुरू कर दिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए देखिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू से। सोनू, परिजनों ने जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब जो विपक्ष है इस जांच की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रहा है। देखिए, सरकार ये कह रही है कि इस पूरे के पूरे मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसमें जो पुलिस की टीमें गठित की गई हैं वो अपनी जांच कर रही हैं। लेकिन समय काफी बीत गया है और इसका जो परिणाम है वो सामने अभी नहीं आ पाया। लिहाजा अब ये कानूनी दांव पेंच में पूरा का पूरा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है और खास तौर पर आंदोलन कर रहा है और सत्ता पक्ष जो है इसका परिणाम सामने अभी तक नहीं देख पा रहा है। तो चूंकि मामला कोर्ट में चला गया, पहले मामला
हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट में जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की थी और उसके बाद जब हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, ये दिसंबर माह की बात है, उसके बाद फिर अब चूंकि जो अंकिता के माता पिता हैं और एक ग्रामीण है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इसमें 2 सप्ताह में सरकार से जवाब तलब किया है और विपक्ष जो है लगातार आंदोलन कर रहा है इस पूरे के पूरे मामले में। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, इसके बाद अब जो दूसरी सुनवाई होगी, जब तक सरकार अपना पक्ष रख पाएगी, उसके बाद ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पूरे के पूरे मामले में क्या दिशा निर्देश देता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या दिशा निर्देश देता है, क्योंकि अब विपक्ष ने भी इस जांच की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में उत्तराखंड में काफी आक्रोश दिखा गया था, पूरा देश हिल गया था इस हत्याकांड को सुनने के बाद। और अंकिता के परिजनों ने जिस तरह से एसआईटी की जांच से सहमत नहीं थे, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग की और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक अब तैनात होंगे। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के जो प्रयास हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। 2027 तक 90% चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का जो खाका है वो तैयार हो रहा है। चलिए बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नैनीताल हाई कोर्ट ने इसे लेकर निर्देश दे दिए। अवैध खनन मामले में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जिसका पालन नहीं किया गया है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, क्या ये पूरा मामला? देखिए, उत्तराखंड की आर्थिकी का जरिया जो है वो खनन है और नदियों से जब खनिज का उठान किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे फायदा होता है, निर्माण कार्यों में भी सरकार को इसका लाभ होता है। और ऐसे में बार बार ये बातें सामने आती हैं कि अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। और जब अवैध रूप से खनन किया जाता है नदी से, तो निश्चित तौर पर तमाम लोग जो हैं वो कोर्ट की शरण में गए। जब ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इसमें दिशा निर्देश दिए, सरकार को जवाब तलब किया। आखिर जो नदियों से अवैध रूप से खनन हो रहा है, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। और जब ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने आदेश दिए। आदेशों का जब अनुपालन नहीं हो पाया, एक बार फिर से अगर उधम सिंह नगर की जो कोसी नदी है उस को लेकर के कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख जो है वो अख्तियार किया है और फिर से सरकार को जवाब तलब किया है। अब देखना होगा कि सरकार जो है टास्क फोर्स गठित करने के बाद क्या जवाब देती है और आने वाले समय में ये जो अवैध खनन का धंधा उत्तराखंड में फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, इस पर सरकार कोर्ट के निर्देश के बाद टास्क फोर्स गठित कर कितना इसको रोक पाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, कोर्ट के अब निर्देश का इंतजार है। उसके बाद देखना होगा कि सरकार इस पर कितना ज्यादा कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि उधम सिंह नगर जिले की कोसी नदी में अवैध खनन मामले में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पहले ही जारी दिशा निर्देश के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए। 2 सप्ताह में उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने और टास्क फोर्स में हर ग्राम सभा के प्रधान को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर अब 4 धाम यात्रा के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो यात्रियों को दी जाएगी। तीर्थयात्रियों पर्यटकों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। एम्स की टेलीमेडिसिन से मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। टेलीमेडिसिन सेवा से पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल जुड़ेंगे। एम्स की टेलीमेडिसिन से मरीजों का इलाज हो पाएगा। अस्पतालों को टेलीमेडिसिन से जोड़ने की जो कवायद है वो भी शुरू कर दी गई है। सोनू, अब 4 धाम यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। देखिए, 4 धाम यात्रा के दौरान जैसा कि भी आप सभी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, 4 धाम यात्रा मार्ग हैं और जो अन्य जनपद हैं, अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर विशेषज्ञों की कमी है और सरकार लाख कोशिशों के बावजूद भी विशेषज्ञों को स्थायी तौर पर तैनात नहीं कर पा रही है, चिकित्सकों को। तो ऐसे में ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, हालांकि प्रयास सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं। तो अब जो ऋषिकेश में एम्स है, एम्स के सहयोग से आने वाले समय में जो 4 धाम यात्रा पर यात्री आते हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके। तो जो इस मार्गों में या अन्य क्षेत्रों में जो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जो अस्पताल हैं, चाहे वो सीएचसी है, चाहे वो पीएचसी हैं, जिला स्तर के जो अस्पताल हैं,
वहां से अब एम्स की तरफ खास तौर से रोगियों को, यात्रियों को रुख नहीं करना पड़ेगा और उन्हीं स्थानों पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनसे उनको गाइडेंस मिल सकेगा, उनका उपचार किया जा सकेगा। तो आने वाले समय में हम कहना सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित ये व्यवस्था हो सकती है। जैसे ही इसका प्रारूप जो है वो हम ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर देख पाएंगे। कब तक इस व्यवस्था को लागू कर पाएंगे एम्स और राज्य सरकार के जो व्यवस्थापक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये देखना होगा। अब इस पर कार्य किया जा रहा है, एक दूसरे से संवाद भी किया जा रहा है और जो बैठकें हैं, जो वार्ताएं हैं, वो भी की जा रही हैं। अभी देखना होगा कि आखिर टेलीमेडिसिन की जो राज्य सरकार के अस्पतालों से जोड़ने की व्यवस्था है, इसको हम ग्राउंड जीरो पर कब तक देख पाएंगे। राज्य सरकार की जो टेलीमेडिसिन से जोड़ने वाली जो कवायद है जिला अस्पताल से, वो कब तक पूरी होती है और ग्राउंड जीरो पर उसे कब तक देखा जाएगा, ये भी, इसका भी इंतजार करना होगा। क्योंकि अब जो लगातार है राज्य सरकार इस ओर प्रयास कर रही है, चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं अब यात्रियों को देने की तैयारी में है।